ईरान और इसराइल के बीच में डेकेड्स ओल्ड राइवलरी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और इसराइल हमेशा से ये क्लेम करते आया है कि हम किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे। यही बहाना बनाकर कुछ दिनों पहले इसराइल ने ईरान पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि ईरान ने यूरेनियम को वेपन्स ग्रेड तक एनरिच कर दिया है और अगर इस वक्त हम ईरान को नहीं रोकेंगे तो कुछ ही महीनों के अंदर ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने इन इल्जामात को गलत करार दिया और कहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बिल्कुल पीसफुल और सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए है। Now, keeping the political side of this particular topic aside, in this particular video we will try to learn about the science behind the uranium enrichment and other important related topics to it. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो मटेरियल यूज हम करते हैं, जो फ्यूल हम यूज करते हैं, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम को जब हम देखते हैं, वी हैव टू इंपॉर्टेंट यूरेनियम आइसोटोप्स, वन इज यूरेनियम 238 एंड द अदर वन इज यूरेनियम 235। नेचुरल एबंडेंस के हिसाब से देखें तो जो नेचर में हम देखते हैं विच इज यूरेनियम 235 जो कि 99.3% होता है और 0.7% सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है नेचुरली। तो इन दो आइसोटोप्स में जो हमारे काम की जो चीज है इन केस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने में है, वो है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ये वो मटेरियल है, ये वो आइसोटोप है जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज करते हैं। जबकि यूरेनियम 238 जो है हमारे काम की चीज नहीं है, इसको हम यूज नहीं करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, क्योंकि ये एक फिसाइल मटेरियल नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो यूरेनियम 235 हम यूज करते हैं उसकी परसेंटेज होनी चाहिए मोर देन 3%, 3 to 5% जनरली। और अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसमें फिर यूरेनियम 235 की परसेंटेज होनी चाहिए मोर देन 90%। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल यूरेनियम है उसमें 0.7% यूरेनियम 235 होता है। तो इस परसेंटेज को इंक्रीज करने के बाद ही हम इस यूरेनियम को यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने में। इस प्रोसेस को जिससे कि हम यूरेनियम 235 की जो एनरिचमेंट करेंगे, इसकी परसेंटेज इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0.7% टू द 3% और मोर देन 90%, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी है। यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ द डिफरेंस इन द मास। जैसा कि हमें पता है कि यूरेनियम 235 एक लाइटर पार्टिकल है कंपेयर टू द यूरेनियम 238। थोड़ा सा मास डिफरेंस है, बट दिस स्मॉल डिफरेंस इन द मास ये हमारे लिए काम आ जाता है इस यूरेनियम एनरिचमेंट में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द यूरेनियम इनटू द गैसियस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। मतलब जो हमारे पास यूरेनियम है हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में, चाहे वो यूरेनियम 235 है या फिर यूरेनियम 238 है, दोनों का मिक्सचर जो है उसको हम गैसियस फॉर्म में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर यही यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो है जब हम पंप करते हैं इनटू द सेंट्रीफ्यूज, वहां पर सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो लगा हुआ जो रोटर है, जब वो स्पिन होता है एट ए वेरी हाई स्पीड, वहां पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फिर जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं दे मूव टू द आउटसाइड टू द आउटसाइड रीजन ऑफ द रोटर, मतलब वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज के सेंटर में ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मास। तो हेवियर पार्टिकल्स कहां चले जाते हैं, वो साइड्स की तरफ चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूज के सेंटर में ही निकलते हैं। और फिर जब ऊपर से जब एनरिच्ड यूरेनियम फीड हमें निकलता है वहां से, तो उसमें परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 रिलेटिवली ज्यादा होती है। इस प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब रिपीट करेंगे बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज के थ्रू, जब हम इस यूरेनियम को
कंटिन्यूसली पास करेंगे और कंटिन्यूसली यही प्रोसेस रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन. सो एट द एंड वी विल गेट द यूरेनियम, जिसमें कि यूरेनियम की परसेंटेज ज्यादा होगी. सो यू कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. तो इस तरह से जो हमारे पास बहुत सारे जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, एक कैस्केडिंग शेप में जब हम रखते हैं उनको, फिर उसमें जब हम यूरेनियम को एक सेंट्रीफ्यूज से निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, फिर अगेन एंड अगेन रिपीट की जाती है इस प्रोसेस को. यू कैन इंक्रीज द परसेंटेज फ्रॉम 0.7 टू द 0.3 और 0.5, और यू कैन इंक्रीज इट अप टू द 0. you can increase it up to 90% ऑल्सो, जब हमारा टारगेट होगा वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने का. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, अगर हमने यूरेनियम को एनरिच किया है अप टू 3 to 5%, तो फिर ये जो मटेरियल यहाँ पर है, इसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में. 3 to 5%, और इन सर्टन केसेस अभी जो IAEA की जो गाइडलाइंस है वहां पर अप टू 20% ही मैक्सिमम यूरेनियम एनरिचमेंट की जा सकती है, जिसको हम पीसफुल मान सकते हैं. क्योंकि अगर आपने 20% से ज्यादा कर दिया तो वो फिर इसका मतलब हुआ कि योर टारगेट इज नाउ मेकिंग एन एटॉमिक बॉम्ब, एन न्यूक्लियर बॉम्ब. अब कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, अब हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड the process, the reaction which is going on in case of a nuclear power plant or a nuclear bomb, nuclear warhead में. दोनों में रिएक्शन जो है ना वो सेम ही है, उसका मैकेनिज्म सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. एक न्यूक्लियर रिएक्शन में हम यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करते हैं बाय अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन से. जब एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को, वो जो यूरेनियम 235 है, it breaks down into smaller nucleuses like krypton and the barium here. तो ये जो यूरेनियम 235 है, जब ये ब्रेक होता है by the bombardment of a neutron, when it breaks down into krypton and the barium, it also releases a tremendous amount of energy. यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को फिर हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. Not only the barium and the krypton and energy, we also get here 3 extra neutrons. इसका मतलब हुआ कि जब एक यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है, it produces 2 atoms, 2 smaller nucleuses, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं और एनर्जी भी निकलती है वहां से, प्लस वहां पे न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं. वो न्यूट्रॉन्स they can again hit another uranium particle and another uranium nucleus, और ये जो प्रोसेस है ना ये फिर कंटिन्यू हो सकती है. फिर वहां से अगेन 3 निकलेंगे. तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इस रिएक्शन को ऐसे ही अनकंट्रोल्ड वे में होने देंगे, द सिचुएशन विल लुक लाइक समवॉट लाइक दिस. एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को हिट करता है, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वहां से, फिर वो 3 न्यूट्रॉन्स और 3 यूरेनियम 235 एटम्स को हिट करेंगे. अगेन वहां से हर एक एटम से, हर एक न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे. सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. और यही रिएक्शन होती है इन केस ऑफ ए एटॉमिक बॉम्ब, ए न्यूक्लियर बॉम्ब. लेकिन अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में करेंगे, इसको अनकंट्रोल्ड वे में होने नहीं देंगे, तो फिर हम इस एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकते हैं. वो कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन है जब हम यहां से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनको ट्रैप करेंगे. मतलब हम हर एक न्यूट्रॉन को यह मौका ही नहीं देंगे कि वो किसी एक और न्यूक्लियस को हिट करके अगेन वहां पर न्यूक्लियर फिशन क्रिएट करे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू डेवलप अ मैकेनिज्म जिसमें कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स यहां से निकलते हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाए. सो देयरफॉर जब हम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो है यहां पे निकलते हैं, जो उनको जब हम एब्जॉर्ब करेंगे, यू विल गेट अ वेरी मच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. और यही कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जहां पर हम फिर इस एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि एटॉमिक बॉम्ब में एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है
while as in case of a nuclear power plant, we manage the reaction, we control the reaction and we get a controlled chain reaction, जिससे कि एनर्जी जो वहाँ से निकलेगी उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी.